हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के अति लघुत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्नों वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस के भाग 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं। जो डिफरेंट 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न में 1 मार्क से लेकर 3 मार्क्स तक अर्थात 1 अंक का, 2 अंक का तथा 3 अंक के हो सकते हैं अलग अलग बोर्ड की परीक्षाओं में। जैसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में केवल 2 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न होता है, लेकिन वहीं पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में 1 अंक का भी लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक का भी लघुत्तरीय प्रश्न तथा 3 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न होता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश बोर्ड में भी यही स्थिति है। राजस्थान बोर्ड में भी लगभग इसी ढंग का पैटर्न है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। चूँकि पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का, महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर सहित भाग 1 में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया था। अब जहाँ से वह वीडियो समाप्त हुआ था पार्ट 1 इस चैप्टर का, वहीं से यह वीडियो स्टार्ट हो, उसके बाद से यह वीडियो शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से। और सारे जो प्रश्न हैं इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में, वह इग्नोर करने वाले कोई भी प्रश्न नहीं हैं। सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी बोर्ड की परीक्षा में, विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। और काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक क्वेश्चन है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। हमने लिमिटेड क्वेश्चंस को ही रखा है, क्योंकि लगभग 26-27 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और इसमें कई बार सिलेबस भी चेंज हुए, पाठ्यक्रम बदले। तो इसको देखते हुए जो भी प्रश्न किसी वीडियो में सेट किया जा रहा है, वह उसी में से अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे सभी बोर्ड की परीक्षाओं में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें तथा इसके SI मात्रा को लिखें। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसे 2 अंक की परीक्षा में पूछा जा सकता है। केवल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें, उसे 1 अंक में भी पूछा जा सकता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। यह वीडियो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो है ही, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को मैं इंग्लिश माध्यम में भी उसको कहूँगा, उसको बताऊँगा, जिससे कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग वीडियो हिंदी माध्यम के तथा अंग्रेजी माध्यम में ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने बनाया है अलग अलग, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा और परीक्षा का समय काफ़ी नज़दीक रहता है, परीक्षाएं काफ़ी जल्दी जल्दी आती हैं। इसको देखते हुए दोनों माध्यम के विद्यार्थी लाभ उठाएं, इसका ध्यान रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। अब विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण क्यू हो जाएगा। तो किसी विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण, उसके प्रत्येक आवेश का, उसके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, जो कि स्मॉल क्यू होगा या कैपिटल क्यू हो सकता है, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेश होंगे विद्युत द्विध्रुव के, तो उस स्थिति में तो किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण जो कि Q हो गया,
तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अर्थात दोनों आवेशों के विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका संकेत स्मॉल p के ऊपर तीर दे करके स्मॉल p सदिश द्वारा इसे सूचित किया जाता है। स्मॉल p वेक्टर संकेत इसका है। और सूत्र हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा p वेक्टर का मापांक इक्वल टू q, जो कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है तथा लंबाई 2l दोनों का गुणनफल के बराबर हो गया। अंग्रेजी में भी मैं इसका डिफिनीशन बोल देता हूँ। आप लोग अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी उसे वीडियो को 1 या 2 बार चला करके उसे नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज of the electric dipole and dipole length, product of magnitude of either charges of an electric dipole multiplied by distance between two charges, that is length of the electric dipole, is called electric dipole moment. It is a vector quantity. It is directed from नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश माइनस क्यू से धन आवेश प्लस क्यू की ओर होती है। और सूत्र हो गया p वेक्टर का मापांक p मॉड ऑफ p वेक्टर इक्वल टू q, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण माइनस क्यू का भी मॉड लेंगे तो प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू का भी मापांक लेंगे मॉडलस लेंगे तो क्यू ही होगा। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2l, क्योंकि किसी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई लेंथ को प्रायः 2l या 2a माना जाता है, 2 स्मॉल a माना जाता है। तो एक पार्ट तो हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन हो गया। अब विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक डिफिनीशन से ही आवेश का कूलम हो जाएगा और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। तो विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर, जिसे संकेत में C कैपिटल C बगल में स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है, CM होता है। तो विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। इसे 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, या बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। बहुत राज्यों के बोर्ड में 1 अंक का अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होता है, जैसे कि बिहार स्टेट में ही, तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी इसे पूछा जा सकता है। 4 विकल्प रहेंगे, 1 विकल्प सही होगा। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर CM होता है। एक अन्य मात्रक भी है, इसे तो परीक्षा में प्राय नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अगर पूछ दे किसी बोर्ड में, इसका एक अन्य मात्रक, विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डेवाई होता है, जिसको कैपिटल D संकेत से सूचित किया जाता है। और एसआई मात्रक विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का कूलम मीटर तथा डेवाई में संबंध है 1 कूलम मीटर 1 CM इक्वल टू 3 × 10⁻29 डेवाई। तो ये एक अन्य मात्रक है विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डेवाई विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल D। 1 कूलम मीटर 1 CM इक्वल टू 3 × 10⁻29 D मीन्स डेवाई। अब क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत के अलावा विद्युत आवेशों के लिए भी अध्यारोपण सिद्धांत होता है, उसे भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें, अ स्टेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को हम निम्न ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अनेक बिंदु आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। The resultant electric field at a point in the presence of many point charges is equal to the vector sum of electric fields at that point due to
इंडिविजुअल चार्जेज। जिस समय किसी एक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु, यहाँ पर डायग्राम में भी स्केच किया है, इसमें n बिंदु आवेश लिया गया है, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1, n बिंदु आवेश है, n पॉइंट चार्जेज आर हेयर, और एक पॉइंट P है, बिंदु आवेश Q1 से P की दूरी R1 है, बिंदु आवेश Q2 से P की दूरी R2 है, बिंदु आवेश Q3 से P की दूरी R3 है, और बिंदु आवेश इसी ढंग से Q4 होगा तो P की दूरी R4 होगा, Q5 से R5 होगा, इसी ढंग से बिंदु आवेश Q1 के कारण P बिंदु की दूरी Rn होगी। और प्रत्येक आवेश के कारण, Q1 के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा। उस समय बाकी आवेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। जब एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कंसीडर किया जाएगा E1 वेक्टर Q1 के कारण, तो बाकी Q2 Q3 Qn के कारण जो तीव्रताएं हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, वह उस समय प्रभावी नहीं होगी, उस समय प्रभावी नहीं होगी। एक बार में एक आवेश के कारण एक बार के कारण, मतलब एक बिंदु आवेश Q1 के कारण जब P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E1 होगी, तो बाकी अन्य आवेश उस समय प्रभावी नहीं होंगे, उसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उस पर नहीं होगा। तो अलग अलग, इसलिए अलग अलग काउंट करेंगे। Q1 के कारण R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E1, फिर Q2 के कारण R2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, फिर Q3 के कारण R3 दूरी पर स्थित बिंदु, उसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3। तो अलग अलग तीव्रता हम अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण मालूम कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे, सबका सम ले लेंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर हो जाएगी E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट En वेक्टर। और इसे विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत अनेक बिंदु आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E वेक्टर, कैपिटल E वेक्टर, कैपिटल E के ऊपर तीर देकर सूचित किया गया है, उनमें से प्रत्येक आवेश के कारण, क्योंकि बहुत सारे बिंदु आवेश उपस्थित हैं, तो उनमें से प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात परिणामी P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर, जो कि बिंदु आवेश Q1 के कारण उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका डायरेक्शन भी दिखाया गया है। इसलिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र में रखे गए इकाई धन आवेश पर क्रियाशील बल, तो यहाँ प्लस Q1 आवेश होगा, तो P बिंदु पर इसके लिए +1 कूलम आवेश, एक कूलम आवेश तो बहुत बड़ा आवेश होगा, तो 1 माइक्रो कूलम आवेश लिया जाएगा, जो कि अपेक्षाकृत छोटा आवेश होगा। तो कि +Q1 आवेश जो है, +Q आवेश को विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसी दिशा में होती है जिधर विद्युतीय बल की दिशा होती है। तो E1 की दिशा इधर होगी, मतलब Q1 आवेश से दूर, फिर E2 की दिशा, फिर Q2 आवेश से E2 की जो दिशा, Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, उसकी दिशा भी Q2 से दूर होगी, क्योंकि विकर्षण बल होगा दो समान आवेशों के बीच में। उसी ढंग से Q3 के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 होगी, जो कि Q3 प्लस Q3 आवेश से दूर होगी। उसी ढंग से Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En वेक्टर होगी, जो Q1 से दूर होगी। इस प्रकार P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस En वेक्टर। और इसे विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें तथा इसके SI मात्रक को लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट डाउन इट्स SI यूनिट। यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है तथा 2 अंक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होगी, विद्युत फ्लक्स अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स का मतलब होता है बहाव, प्रवाह। किसका प्रवाह? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रवाह मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी सतह के लंबवत या किसी बंद तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यह विद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस perpendicular to it inside the electric field is called electric flux. That is the number of electric field lines passing through
ए सरफेस perpendicular to it is called electric flux linked with that surface. The symbol of electric flux is phi e. It is a scalar quantity. विद्युत फ्लक्स को फाई ई संकेत से सूचित किया जाता है. फाई सफिक्स में कैपिटल ई का मतलब कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हुआ. विद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेटर ही है, तो फाई इसका संकेत हो गया. और इसका सूत्र होगा फाई इजकल टू इंटीग्रल ओवर इंटायर क्लोज सरफेस, दैट इज इंटीग्रेशन दे करके नीचे एस दे देंगे, का मतलब पूरे सतह पर समाकलन, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. जहाँ अगर थीटा एंगल है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा डी एस विद्युत क्षेत्र सदिश है, अल्पांश क्षेत्र सदिश है, सॉरी, डी एस वेक्टर अल्पांश क्षेत्र सदिश है तथा ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है. और अल्पांश क्षेत्र सदिश डी एस वेक्टर की दिशा क्या किधर होती है, किसी वन पृष्ठ, किसी वन तल या किसी पृष्ठ के सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है. जैसे कि मान लिया कि ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम दिखाएं इधर लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर, और यहाँ ये सरफेस एस है, सरफेस एस है, या छोटा सा सरफेस डी एस ले लिया जाए, किसी वन तल एस, मतलब कोई बड़ा वन तल है, कोई बिग क्लोज सरफेस है, कोई बड़ा क्लोज सरफेस है पूरा, और उसका एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्र डी एस है. तो विद्युत क्षेत्र की दिशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर निर्दिष्ट है. और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है. और इसके सतह पर डाला गया, इसके पृष्ठ पर पूरा वन तल है, एस है, पूरे वन तल को एस से निरूपित किया गया है, पूरा क्लोज सरफेस एस है, टोटल सरफेस एरिया एस है, और उसका एक स्मॉल अल्पांश क्षेत्र हो गया उसके अंदर का डी एस है. और इस पर अभिलंब डालेंगे तो डी एस पर लंब डालेंगे तो वह डी एस पर अभिलंब डाला गया अभिलंब उस सतह के लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं होगा, इस सतह के लंबवत होगा. अल्पांश क्षेत्र डी एस के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर एक सदिश को सदिश बाहर लंब डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, तो उस दिशा में क्या होगा, उस दिशा में एक सदिश निरूपित होगा, और उस सदिश को क्या कहा जाएगा, अल्पांश क्षेत्र सदिश डी एस वेक्टर हो गया. यह अभिलंब हो गया, ओ एन अभिलंब है, जो कि किसी वन तल एस के अंदर स्थित अल्पांश क्षेत्र डी एस के पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब है बाहर की ओर, जो कि इस पृष्ठ के लंबवत है, अल्पांश क्षेत्र सदिश के अल्पांश क्षेत्र के सतह के लंबवत है. स्मॉल एरिया जो है अल्पांश क्षेत्र उसके सतह के लंबवत है, न कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है. यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा से अगर ये कोण थीटा बनाता है, अल्पांश क्षेत्र सदिश के पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब बाहर की ओर ओ एन, जिस दिशा में एक सदिश निरूपित है डी एस वेक्टर अल्पांश क्षेत्र सदिश, तो वही वेक्टर की दिशा से अगर थीटा कोण बनाता है, तो इस अल्पांश क्षेत्र सदिश डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और अदिश गुणन के सूत्र से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा. अब हमको पूरे सतह एस से निकालना है, पूरा बाहरी सतह एस से, उसके अंदर तो बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं. पूरा जो बंद पृष्ठ है उसके एस, ये बंद पृष्ठ एस है, इसके अंदर एक बहुत सारा अल्पांश हो सकता है. उसी के अंदर एक अल्पांश क्षेत्र डी एस पर हमने विचार किया था, जिसके पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब बाहर की ओर ओ एन की दिशा में एक सदिश को निरूपित करता है, जिसे डी एस वेक्टर द्वारा डी एस के ऊपर तीर देकर डी एस सदिश द्वारा निरूपित किया गया है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से ई वेक्टर की दिशा से थीटा कोण बनाता है. इसलिए अल्पांश क्षेत्र सदिश इस वन तल के अल्पांश क्षेत्र डी एस से संबद्ध गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. और पूरे पृष्ठ से मालूम करना है तो उसके लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, पूरा वन तल जो बाहरी पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो वह फाई इजकल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेसेस डी फाई, और डी फाई कितना हो गया, ई वेक्टर डॉट वी डी एस वेक्टर, एक अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. और पूरे वन सतह से लेना है तो इंटीग्रेशन देकर के नीचे बेस दे देंगे. अगर वन तल पूरा गोलाकार है, स्फेरिकल है पूरा या वृत्ताकार है, तब यहाँ पर इंटीग्रेशन देकर, अगर एस नहीं नीचे एस नहीं दिया जाए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देकर के सर्किल दे देंगे, पूरा ये बंद सर्किल दे देंगे. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस एस हो गया, पूरे बंद पृष्ठ पर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. इसलिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्र सदिश का अदिश गुणन हो गया.
किसी अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अब पूरे सतह से, पूरे पृष्ठेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एस डी फाई, और डी फाई का वैल्यू हो गया एक अल्पांश क्षेत्र से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसको लिखा जा सकता है दिस कोण के सूत्र से। अगर ई वेक्टर तथा डी एस वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो ई वेक्टर इंटीग्रल ओवर इंटायर सरफेस, पूरे पृष्ठ पर, पूरे बंद पृष्ठ पर एस पर समाकलन एस ई वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा, और इसे रेखीय समाकलन कहा जाता है। पूरे बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समाकलन को रेखीय समाकलन कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन, उसे पृष्ठ समाकलन कहा जाता है। रेखीय समाकलन होगा जब किसी वक्र पथ, जो वक्र होगा लेकिन वह क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो समाकलन है वह पृष्ठ समाकलन है, पूरे सरफेस पृष्ठ पर है, पूरे सरफेस एरिया पर है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। और विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन कैसे होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्र सदिश का अदिश गुणन, और पूरे सरफेस पर उसे समाकलन कर दिया जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ है क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द इंटायर सरफेस। और विद्युत फ्लक्स का, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जिसे हमने डिफाइन किया और इसके सूत्र को भी लिखा, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जो कि बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन के बराबर है। अब दूसरे पार्ट में इसका है, इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्र सदिश के बीच में अदिश गुणन है, इसलिए अदिश राशि है विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? अब एसआई मात्रक इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट मीटर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर हर में मीटर से न्यूमरेटर का मीटर स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो गया, तो वोल्ट मीटर हो गया, संकेत में कैपिटल भी स्मॉल एम। तो यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का तो डिफिनेशन तो है ही, और विद्युत फ्लक्स का ये एसआई मात्रक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी। या ऐसे भी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसे पूछा जा सकता है बहुत सारे बोर्ड में, एक अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसके अलावा विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या है, यह भी बीमीय सूत्र भी, यह भी एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न या एक नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र इक्वल टू ml का पावर 3 t-3 a-1। अब लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 14 यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। गॉस का प्रमेय को लिखें, स्टेट गॉसेस लॉ। गॉस का प्रमेय है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर स्थित आवेश, उसके अंदर उपस्थित आवेश, माना कि वह आवेश क्यू है, का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई संकेत के रूप में विद्युत फ्लक्स का संकेत फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एस, अभी हमने देखा इसके प्रीवियस पहले वाले क्वेश्चन में, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। किसी बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर इंटायर सरफेसेस, पूरे पृष्ठ पर समाकलन का चिन्ह का रेस दे दिया, मैंने पूरे पृष्ठ पर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू, तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेसेस इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू q/ε0। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर q आवेश है तो उस आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुने q, जहाँ ε0 निर्वात या मुक्त आवेश की प्रावैधुता है। ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यही गॉस का प्रमेय है कि फाई इक्वल टू q/ε0। फाई जो कुल फ्लक्स होगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, उसके अंदर स्थित आवेश, अगर एक आवेश की उपस्थित है तो उसका 1/ε0 गुना होगा। अगर एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित है तो यहाँ सिग्मा क्यू हो जाएगा, /ε0 हो जाएगा। सो अब नाउ इन इंग्लिश, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
net electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the charge present inside that closed surface, and it is called, that is phi is equal to integral over s E vector dot ds vector is equal to q by epsilon naught, and it is called Gauss's law. ये गॉस का थ्योरम हो गया। और इस पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर। जैसे कि एक आंकिक प्रश्न है, क्वेश्चन इसी गॉस का प्रमेय पर आधारित, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वन पृष्ठ के अंदर, एक वन पृष्ठ है एस, इसके अंदर 3 आवेश दिए गए हैं, -q + 2q -q आवेश उपस्थित हैं। ए पार्ट ए में है, वन पृष्ठ के अंदर 2 अंक का, एक ए पर और एक अंक ए पर, पार्ट ए पर, और दूसरा अंक पार्ट बी पर। वन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, और बी वन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। गॉस का प्रमेय से इसे मालूम किया जा सकता है कुल फ्लक्स। लेकिन अब इस वन तल के अंदर कितना आवेश है, -q + 2q + q, अब कुल आवेश कितना होगा, सिग्मा q। तो आंसर इसका ए का पहले देख लिया जाए। ए पार्ट का आंसर, ये क्लोज सरफेस के अंदर 3 चार्जेज हैं, -q + 2q -q। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेसेस। तो वन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, पहले है कि कुल आवेश कितना होगा, और बी पार्ट बी में है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, एंड इन पार्ट बी वन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू, नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस एस। तो पहला पार्ट का वन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश सिग्मा क्यू, कुल आवेश वन पृष्ठ के अंदर होगा कितना, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू -q + 2q। जितने भी आवेश हैं उपस्थित सभी को जोड़ दिया जाए, -q + 2q, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2q -q + 2q दैट इज 0, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। और इसलिए वन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस का प्रमेय से कुल निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेसेस इज फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, यहाँ कुल आवेश हमने मालूम किया, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलम नॉट, गॉस का प्रमेय से, अभी ऊपर गॉस का प्रमेय है, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स का संकेत फाई है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलम 0। जितना आवेश वन पृष्ठ के अंदर होगा उसका 1/एप्सिलम 0 गुना होगा। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलम 0, और सिग्मा क्यू कितना है 0/एप्सिलम 0 दैट इज 0। तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट थ्रू द क्लोज सरफेसेस इज 0। वन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलम 0। सिग्मा क्यू कुल आवेश है, तो वन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश हमने मालूम किया है 0, तो 0/एप्सिलम 0 दैट इज 0। तो यह गॉस का प्रमेय पर आधारित एक न्यूमेरिकल था, आंकिक प्रश्न था, 2 अंक का लघुत्तरीय। अब एक और गॉस का प्रमेय पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 1.19 भी है। एल सेंटीमीटर भुजा की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट थ्रू ए क्लोज सरफेस if charge q is situated at the center of a cube of side LCM। तो गॉस का प्रमेय से यूजिंग गॉसेस लॉ, घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, तो टोटल चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू दिया है प्रश्न में, अपॉन एप्सिलम नॉट। यह साइड पर डिपेंड नहीं करता है विद्युत फ्लक्स। यहाँ गॉस का प्रमेय से विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस, या यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या है, घन है, क्यूब है, उसकी भुजा पर, उसकी ज्यामिति पर, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। या गोलीय अगर गॉसियन सरफेस जो है गोलाकार होता है तो उसकी त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करता है, वह निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेश पर, और एप्सिलम 0 मुक्त आकाश या निर्वात की परावैद्युतता है उस पर। यह तो खैर कांस्टेंट है, तो क्यू पर निर्भर करता है। यही प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, यह पूछा गया भी है कुछ स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में, 12 बोर्ड्स में। और इसी पर आधारित एनसीईआरटी टेस्ट का प्रॉब्लम 1.19 है कि अगर 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, एल की जगह 9 सेंटीमीटर हो गया, एक घन के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, तो घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसके में करना कुछ नहीं है, फाई इज इक्वल टू कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलम नॉट है, तो क्यू अपॉन एप्सिलम नॉट है, तो क्यू की जगह 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलम 0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁹, और 9 सेंटीमीटर भुजा का घन है, तो उसे 9 सेंटीमीटर भुजा पर तो निर्भर कर नहीं रहा है,
गॉसिय पृष्ठ के साइड पर, भुजा पर तो निर्भर करता नहीं है फ्लक्स, फ्लक्स केवल उसके अंदर स्थित आवेश पर निर्भर करता है। तो ये हो गया 2 और ये कैंसिल होकर के -6 और ये 10⁻⁻12 है, 8.85 × 10⁻12 इसका वैल्यू, ε0 का वैल्यू। -6 से -12 और कैंसिल होकर के -6 बच गया नीचे, ऊपर जाके +6 हो जाएगा और यहाँ 2/8.85 है तो हो जाएगा 200, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 885 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+6 ऊपर जाके, तो +6 में से भी एक, उसमें से 10 हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 में, तो 2000 हो जाएगा और ऊपर में केवल 5 बचेगा। अब 2000/885 डिवाइड करेंगे तो 2 से ज़्यादा ही होगा, 885 है, 2000 है, 2 से 2.25 × 10⁻5 दैट इज 5 = आंसर होगा 2.25, 26 भी हो सकता है लेकिन नियरली 2.25 × 10⁻5। और यूनिट आप जानते हैं फ्लक्स का, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसी पर आधारित एक अन्य प्रश्न हो सकता है जो कि इसके प्रीवियस प्रश्न में है, क्वेश्चन नंबर 1.89 NCERT, कि अगर कोई वर्गाकार आकृति, कोई छायांकित वर्ग है और उसकी भुजा की लंबाई दी हुई है और उस भुजा के केंद्र से कुछ ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, तो उस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो उस भुजा को, उस वर्गाकार छायांकित वर्ग की भुजा को बेस मानते हुए एक घनाकार गॉसिय पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे और उस गॉसिय पृष्ठ में घनाकार गॉसिय पृष्ठ के कुल 6 पृष्ठ होते हैं, कुल 6 साइड्स होते हैं, उसमें से एक साइड वह हो जाएगा छायांकित वर्ग होगा, साइडेड स्क्वायर होगा। तो उसके केवल एक भाग से फ्लक्स निकालना है, तो एक भाग से फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसके केवल एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, माने छायांकित वर्ग से गुजरने वाला कितना, सैडेड स्क्वायर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो वह छायांकित जो वर्ग है वह अगर गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करें एक, उसको आधार मानते हुए, तो उसका केवल एक भाग होगा, छायांकित वर्ग एक, उसका क्या होगा, केवल एक पृष्ठ होगा, 6 पृष्ठों में से उस घनाकार गॉसिय पृष्ठ के 6 पृष्ठ में से 6 सरफेसेस में से एक सरफेस होगा। तो उस एक सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा, वह फ्लक्स जो होगा उस छायांकित, वह फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये छायांकित है, भाग है, ये एक पृष्ठ है वर्गाकार और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु आवेश Q रखा गया है। आवेश अगर Q भी रखा जा सकता है इसका, और ये ऊंचाई d मानी जा सकती है, स्मॉल d, और यहाँ कोई आवेश 10 माइक्रोकूलम आवेश है स्थित है, 10 माइक्रोकूलम। तो इस छायांकित भाग से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इसके लिए इसको बेस मानते हुए एक गॉसियन पृष्ठ हम फिर से घनाकार गॉसिय पृष्ठ बनाएंगे और उस घनाकार गॉसिय पृष्ठ से, वह घनाकार गॉसिय पृष्ठ का केवल एक पृष्ठ होगा, एक सरफेस होगा, यह जो वर्गाकार छायांकित वर्गाकार पृष्ठ है वह केवल एक पृष्ठ होगा उसके गॉसियन सरफेस का। तो उस सिचुएशन में उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह 1/6 हो जाएगा, मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, केवल केवल 1/6 होगा, यहाँ पर केंद्र पर स्थित हो गया। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, एक घन बना लेंगे और घन के सेंटर पर गॉसिय पृष्ठ, उसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश होगा और उसका एक भाग केवल ये होगा गॉसिय पृष्ठ। तो इससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वह 1/6 मल्टीप्लाइड बाई कुल फ्लक्स फाई का 1/6 होगा, तो 1/6 × Q/ε0। तो ऐसी स्थिति में यही पृष्ठ है सांकित वाला, नीचे वाला ये।
कुल 6 पृष्ठों में से एक पृष्ठ ये होगा और इससे फ्लक्स मालूम करना है, निर्गत फ्लक्स। और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ये आवेश है, बिंदु आवेश 10 माइक्रोकूलम। तो इस छायांकित भाग से, जो कि एक वर्ग की भुजा है, वर्ग का एक ये L सेंटीमीटर भुजा की लंबाई भी प्रश्न में दी हुई है। तो उस L सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार छायांकित भाग है और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो इस छायांकित भाग से होकर जो वर्गाकार पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो अब इसको क्या करेंगे कि इस भुजा को, इस वर्गाकार छायांकित भुजा को आधार मानते हुए एक घनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे या घन की कल्पना करेंगे, जिसके केंद्र पर यह स्थित आवेश आ जाएगा। जब घन बना लेंगे तो यह जो +10 माइक्रोकूलम आवेश इसके केंद्र पर आ जाएगा, स्थित हो जाएगा। तो अब उस छायांकित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई डैश मान लेते हैं। तो पूरे फ्लक्स का, पूरे घन से जो गुजरने वाला फ्लक्स का उसका केवल 6 होगा, 1/6 भाग होगा, 1/6 पार्ट होगा। इसलिए कि किसी क्यूब में 6 पृष्ठ होता है, किसी घन में 6 भुजाएं होती हैं और उसका एक पृष्ठ होगा, ये एक वर्ग जो है उसका एक पृष्ठ होगा। तो 5/6 और फाई का मान है कितना, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई कुल फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0, दैट इज Q/ε0। और Q के जगह अगर 10 माइक्रोकूलम दे दिया तो यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 × 10⁻⁻12। अब ये कैंसिल हो गया, -6 से -12 नीचे, तो नीचे पावर हो जाएगा 10⁻⁻6। अब यहाँ 1/6 है, वो ये हो जाएगा 10 है और यहाँ 8.85 नीचे में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 तो 10 × 100 1000 हो जाएगा अपॉन 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 ऊपर चला जाएगा। अब इसमें भी 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × इतना, 6 × 885। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 885 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 × 5 30, 3 8 8 × 6 48, 3 51, 5 रिमाइंडर होगा, 8 × 6 48, 4 52 53, 5310 नीचे में इक्वल टू 1000 अपॉन 5310 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। अब 0 से 5310 के एक 0 से 10⁻6 का एक पावर कैंसिल होकर 10⁻5, दैट इज 1000 अपॉन 531 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5। तो इस प्रकार 531 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 बार तो नहीं जाएगा, 2 से कम होगा, 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। यह निर्गत फ्लक्स हो गया वर्गाकार छायांकित पृष्ठ से, जो कि इसको आधार मान करके, इस वर्गाकार भुजा को आधार, पृष्ठ को आधार मानते हुए एक गौसीय पृष्ठ घन की कल्पना की गई। तो वह आवेश जो कि इस वर्गाकार छायांकित पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो 10 माइक्रोकूलम का आवेश अब इसके इस घन के अंदर आ जाएगा और इससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, एक सतह से, एक पृष्ठ से, केवल छायांकित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, पूरे गौसीय पृष्ठ, पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स का कितना होगा, 1/6 भाग होगा। तो 1/6 फाई डैश इक्वल टू फाई, कुल फ्लक्स हो गया फाई, अब फाई डैश हो गया एक वर्गाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो 1/6 × फाई, 1/6 × फाई गॉस का प्रमेय से Q/ε0, Q का मान रख दिया 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम, ε0 का वैल्यू रख दिया 8.85 × 10⁻12, 1/6 कैलकुलेशन से 1.85 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये इस वीडियो का प्रॉब्लम, लेकिन NCERT टेक्स्ट बुक का 1.18, ये क्वेश्चन नंबर 17 था लेकिन 1.18 NCERT टेस्ट प्रॉब्लम का, तो इसको भी बना दिया गया। और ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि कूलम का नियम से, गॉस का प्रमेय का उपयोग कर कूलम का नियम प्राप्त करें। तो इसके लिए कूलम का नियम तो 2 आवेशों के बीच होता है, स्थिर आवेशों के बीच में। तो गॉस का प्रमेय से एक छोटा सा 2 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कुछ राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में, कुछ स्टेट बोर्ड्स में।
का प्रमेय से कूलॉम का नियम प्राप्त करेगा। कूलॉम का नियम ऑब्टेन करें। डिराइव कूलॉम्स लॉ यूजिंग गॉसेस लॉ। काफ़ी आसानी से इसको हम कर सकते हैं। फाई आया था प्रीवियस प्रॉब्लम में 1.85 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए एक बिंदु आवेश ले लेंगे, बिंदु आवेश Q1, और R दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश Q2 मान लिया जाए, P बिंदु पर स्थित है। अब यहाँ चूँकि गॉस का प्रमेय मालूम करना है तो हमको R को माने Q1 को केंद्र मान करके, Q1 को सेंटर मानते हुए R दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो P बिंदु से होकर के गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि एक गोला होगा। अब इस गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो गया, और P बिंदु पर दूसरा आवेश भी हम सपोज करते हैं Q2, क्योंकि कूलॉम का नियम में 2 आवेश चाहिए। अब Q1 के कारण इसमें इस P बिंदु से होकर R त्रिज्या के गॉसीय तल की है, तो इस गॉसीय तल से कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स गॉस का प्रमेय से फाई इजकल टू ई इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ ई वेक्टर और ds वेक्टर, यहाँ छोटा सा एरिया ले लेंगे इसका ds वेक्टर, और ई वेक्टर की दिशा किधर होगी, इधर होगी, बल की दिशा में। यहाँ P बिंदु पर इकाई धनावेश या बल की जितना बल का अनुभव करेगा उसी दिशा में, और बल की दिशा भी इधर होगी। Q1 आवेश प्लस Q1 आवेश यहाँ Q2 आवेश को विकसित करेगा, लेकिन P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर रखे गए इकाई आवेश पर लगने वाला बल को द्वारा निरूपित होगा। तो बाद में इसमें Q2 आवेश भी रखेंगे, क्योंकि कूलॉम का नियम हमको प्राप्त करना है। तो बल की दिशा भी यही है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ds वेक्टर की दिशा भी इधर होगी, बल की दिशा में होगी। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा फाई इजकल टू, और फाई क्या कितना होता है, Q/ε0। तो इसके अंदर स्थित आवेश कितना है, Q1 है, और ε0 इस बनतल, अब बनतल हो गया S। Q1 पहले बनतल नहीं था, लेकिन बिंदु आवेश को Q1 को केंद्र पर मान करके R दूरी पर स्थित बिंदु P से होकर के R त्रिज्या का एक गोला की कल्पना की है गॉसीय पृष्ठ का। तो Q1/ε0, और E डॉट ds का मतलब इंटीग्रल ओवर पूरे वन पृष्ठ के लिए है, तो इंटीग्रेशन दे करके यहाँ एक सर्किल दे दिया गया, पूरे वन पृष्ठ गोलाकार है। तो E ds cos 0, E का मॉड ds का मॉड इंटू मॉड ऑफ D, E मॉड ऑफ ds इंटू cos 0 डिग्री। E और ds वेक्टर की दिशा, ds वेक्टर क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्र, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds अल्पांश क्षेत्र पर विचार किए हैं, और उस पर डाला गया अभिलंब ds वेक्टर हो गया, जो उसके सतह के पृष्ठ के लंबवत है बाहर की ओर। तो ई वेक्टर तथा ds वेक्टर की दिशा समान है, इसे थीटा 0 डिग्री इजकल टू Q1/ε0, और ए इजकल टू ई वेक्टर ds। ई तो कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया Q1/ε0, और इंटीग्रल ओवर ds कितना होगा, 4πr²। एक अल्पांश क्षेत्रफल ds है, अब पूरा सभी अल्पांश पर जो समाकलन होगा वह कितना होगा, सभी अल्पांश क्षेत्रफल का योग हो जाएगा पूरे गॉसीय तल का, पूरे बनतल का, पूरे गोले का। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो इसलिए ये हो जाएगा ई तो कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है प्रत्येक बिंदु पर, चूँकि सममिति से, इसलिए कि बिंदु आवेश Q1 से इस गोले के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगी, प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र नियत होगा। तो उसको समाकलन चिन्ह से बाहर कर दिए, और ई वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ओवर ds वेक्टर हो जाएगा 4πr² इजकल टू Q1। इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर, इस गोले के अंदर आवेश कितना है, Q1 है, और अपॉन Q1 कितने गुना हो जाएगा, 1/ε0 का गुना हो जाएगा गॉस का प्रमेय से। तो Q1/ε0, इसलिए E इजकल टू हो जाएगा 1/4πε0, 4πr² नीचे ले आते हैं, Q1 इंटू r²। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई बिंदु आवेश Q1 के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर। अब अगर हम मान लेते हैं कि P बिंदु पर एक जांच आवेश Q2 की कल्पना की जाए, जो कि Q1 के कारण बल का अनुभव करेगा, तो क्या हो जाएगा, जांच आवेश Q1 द्वारा P बिंदु पर स्थित, ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, जो विद्युत क्षेत्र आ गया P बिंदु पर। और कहीं भी इस गॉसीय पृष्ठ के गोले के प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई ही होगी, क्योंकि गोले के केंद्र से जहाँ बिंदु आवेश स्थित है वहाँ से गोले के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश Q के कारण होता है, हम जानते हैं Q इजकल टू 1/4πε0 Q/r²।
तो ये हो गया। इसलिए अब P बिंदु पर स्थित, जो कि P बिंदु विद्युत क्षेत्र में है किसके, Q1 आवेश के, और Q2 आवेश भी रखे हैं जांच आवेश, तो उसके विद्युत क्षेत्र में होगा P बिंदु पर स्थित। अब दूसरा आवेश है जांच आवेश Q2 पर, जांच आवेश Q2 पर क्रियाशील विद्युतीय बल का मान कितना होगा, क्रियाशील बल विद्युतीय बल का मान कितना बल का अनुभव करेगा Q2 आवेश, तो उसके लिए है बल का अनुभव करेगा F = Q2, उस जांच आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E = क्या होता है, F/Q होता है, बल बटा आवेश होता है। इसलिए यहाँ Q2 और इंटू ई का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1/r², और ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यही कूलॉम का नियम है, यही तो कूलॉम का नियम है, जो कि दो बिंदु आवेशों +Q1 +Q2 जो r दूरी पर स्थित हैं हवाई निर्वात में या किसी अन्य माध्यम में, तो उनके बीच क्रियाशील विद्युत बल का मान देता है। यहाँ तो हवाई निर्वात ही लिया गया है, लेकिन कोई दूसरा माध्यम भी होगा तो वहाँ पर ε0 इंटू εr हो जाएगा, इंटू k हो जाएगा, उसके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा। तो यही तो कूलॉम का नियम है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², जिसे हमने गॉस का प्रमेय से बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। यह कूलॉम का नियम है, यह कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम का नियम प्राप्त कर दिया गया है। इसके अलावा एक अन्य प्रश्न जो कि 3 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत सारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, इन सारे बोर्ड, उसके अलावा कुछ अन्य बोर्ड्स में भी, तो वह भी पूछा जा सकता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। लेकिन इस वीडियो में उसे मैं नहीं करूँगा, उसे मेरे पहले चैप्टर 1 के उसके लिए अलग वीडियो है, उसके पहले ही बनाया जा चुका है, काफ़ी पहले, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में किसी विद्युत क्षेत्र में, उसका हेडिंग भी दिया हुआ है, बलाघूर्ण का किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। तो उसे भी आप लोग उस वीडियो से आप लोग उसे वॉच कर लेंगे। इस वीडियो में अब चूँकि यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में अब को वहीं पर रोकना होगा, जिसमें कि अभी तक दोनों पार्ट्स मिला करके, प्रीवियस पार्ट और इसमें मिला करके लगभग सारे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय तथा अति लघुत्तरीय, कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और यकीन रखिए, इन्हीं 2 वीडियोज में से इस चैप्टर के अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिक इससे पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ते हैं आप, समय है तो ठीक है, अदरवाइज परीक्षा का समय है, नज़दीक है, कम क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो मैंने चुन करके ही उन प्रश्नों को शामिल किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आ सकते हैं या पूछे जा चुके हैं डिफरेंट 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो आप सभी को, तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय अति लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के साथ, जो कि गेस क्वेश्चन से होगा दूसरे चैप्टर का। और ऑब्जेक्टिव का तो चैप्टर 8 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गेस क्वेश्चन तो ये पहले ही बन चुका है, उसे आप लोग देख सकते हैं। एक चैप्टर कोई बाकी है, उसे कर दिया जाएगा, उसके बाद अब दूसरे बुक का ही करना है। थैंक यू वेरी मच।